आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक वीडियो हमारी ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है जिसमें कि मैंने बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। तो अभी ये नॉन एनईपी वाले एग्जाम्स पिछले साल ही हुए थे, फिर उसके बाद में जो ये एनईपी वाला सिस्टम है इसमें सिर्फ एक ही एक बार एग्जाम हुआ है, मतलब कि जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है वो वन टाइम हुआ है। ठीक है, तो हमने 2021 का पेपर कंसीडर करा है। 2021 में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसका पेपर आया था, तो वहां पे उसका जो पेपर था वो कुछ इसी तरीके का था, लाइक जैसे 75 मार्क्स एक्सटर्नल एंड 25 मार्क्स इंटरनल। ठीक है, तो अभी 3 घंटे के पेपर में सॉल्व करते हैं क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, कैसा एनालिसिस रह सकता है, या फिर मैं आंसर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, और आगे अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, सिंपल। तो क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है जिसका पेपर आपको परसों होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पेपर का पैटर्न, यहाँ पे पूरा का पूरा थियोरिटिकल आया है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जितना भी पेपर आता है उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आता है। आपको जो वेजेस मेथड पढ़ाया जाता है उसी में प्रैक्टिकल पोर्शन है, लेकिन वो उसमें भी अगर आप देखो तो जो मेथड है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस बार एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो 15 नंबर की तैयारी आपकी यहीं से पूरी होगी, इसी इसी चैनल से पूरी होगी। तो वो चीजें दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से। देखो, सबसे पहली चीज है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लाइक जैसे कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। ये नोट्स ऐसे होते हैं कि आपको 3 कमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर भी आपको शॉर्ट फॉर्म में देना होता है। तो जब आप शॉर्ट फॉर्म में आंसर देते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपको चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। ठीक है, पढ़ते पेपर में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, और एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट आया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर एंड इट्स एम्प्लॉय। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है कि आपको तीनों के तीनों के आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं 3 के 3 आंसर आ रहे हैं। आपको कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा मे बी जिसमें आप ज्यादा नहीं लिख पाओ, बट जिसमें कि आपको क्वेश्चन में श्योरिटी है वो क्वेश्चन पहले करो। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप ये शॉर्ट नोट्स कर रहे हो तो वहां पे नंबरिंग ठीक तरीके से डाल देना। ठीक, अब अगर मुझे इतने में क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, तो मैं 2 को करूंगी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करूंगी। इस तरीके से अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको बताती जाती हूँ। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या लिखा हुआ है। देखो, ओके, देखो इसमें ये बोल रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का क्या मतलब, एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंड में, हमारे अगल बगल आजू बाजू में जो चीजें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट हो गया। बिजनेस का मतलब ओनली फॉर कंसर्न प्रॉफिट और रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क एंड प्रॉफिट इज अ बिजनेस, और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या, आजू बाजू में जो चीजें हैं। ठीक है, कुछ चीजें कंट्रोल होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो क्या, अभी ना बिजनेस एनवायरनमेंट हमने लिखा, अब चार्ट बनाया, क्या इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, ओके। अब इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपसे क्या पूछा गया है, एक्सटर्नल। लेकिन आप लोग क्या करना, एग्जाम में जिस तरीके से ये चार्ट मैंने बनाया उसी तरीके से चार्ट बना करके आना, उससे चीजों को क्लियर करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट है, जो कि कंट्रोलेबल है,
बट ये क्या है, ये कंट्रोलेबल नहीं है, नॉट कंट्रोलेबल। नॉट कंट्रोल इन नेचर। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन लोग आते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब मैंने ये चार्ट बना दिया, अब मुझे क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी। प्लीज, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको मेरे साथ में पढ़ाई करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी, फिर उसके बाद में क्या, सोशल पर्सन, ठीक, उसके बाद में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आफ्टरवर्ड एनवायरमेंटल, लीगल। ये चार्ट आपका बन गया। अब मुझे बताओ, इतना आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे एग्जाम में? बिल्कुल लिख पाओगे। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन हो गया आपका, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसी को आपको लिख के आना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चीजें होती है, पहली चीज कि आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिखा, वहां पे आपको एक लाइन मेंशन करनी होगी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा बिजनेस के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे बिजनेस को अपने स्ट्रेटजीज अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुसार बनानी पड़ती हैं, वो कंट्रोल में नहीं होती हैं, इस वजह से हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है, वो हमारे अनुसार नहीं चल सकते। दूसरी चीज है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करे जाते हैं। यहाँ पे फैक्टर जो है, एक एक सिनेरियो में छूट रहा है मुझसे, जिसे हम बोल सकते हैं ग्लोबल। ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बिजनेस। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या, अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी नॉर्म्स है, कोई पॉलिसी है, तो वहां पे वो चीज मायने रखती है बिजनेस के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज, एनडीए की गवर्नमेंट आएगी तो बिजनेस के लिए कोई और रूल लेकर के आएगी, और यूपीए की गवर्नमेंट आएगी तो बिजनेस के लिए कोई और रूल लेकर के आएगी। ठीक है, सोशल फैक्टर कैसा होता है, लाइक जैसे कि अगर मैंने सोशल बोला है तो यहाँ पे कल्चर और जो भी पहनावा और ये सारी जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें सोशल में इंक्लूड करी जाएंगी। दैट इनकम, इनकम स्टैंडर्ड, एक्सपेंसेस स्टैंडर्ड, जितने भी चीजें वो सब। अब इकोनॉमी के हिसाब से जीडीपी, जीएनपी, इसके हिसाब से हमारे बिजनेस में ग्रोथ और डिक्लाइनमेंट देखा जाता है। इकोनॉमी में इकोनॉमी साइकिल बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी, मान लो जैसे मैनुअली से अब टेक्नोलॉजी के थ्रू में कोई काम आ गया, तो वहां पे भी बिजनेस इफेक्ट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड करते हैं। एंड देन एनवायरनमेंट, कि आपका एनवायरनमेंट किस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस कर रही हूँ और वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो अभी अगर मैं वहां पे स्वेटर का बिजनेस करूंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर गर्म कपड़ों का करूंगी तो वो नहीं अच्छा होगा। तो उस तरीके से मुझे देखना पड़ता है, राइट। अब लीगल के हिसाब से किस तरीके का, लीगल के हिसाब से कि कोई रूल और रेगुलेशन ऐसा आ गया, मान लो से मैंने पार्टनरशिप फॉर्म करी हो, पार्टनरशिप में ऐसा बोल दिया गया है कि माइनर जो है वो वहां पे क्या 18 इयर्स का अगर है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके साथ में की गई पार्टनरशिप वॉइडेबल हो जाएगी। अब वॉइडेबल हो जाने का क्या मतलब है, तो इस वजह से ये लीगल बहुत ज्यादा अहम रोल निभा रहा है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब इसके एडवांटेज हैं ही बहुत सारे, हमें क्या पढ़ना है अब, एडवांटेज ऑफ एलएलपी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि एलएलपी जो है
वो एक्ट कितना है, 2008 के अकॉर्डिंगली आया है, और कैसे होल इंडिया में एप्लीकेबल है, होल इंडिया में एप्लीकेबल है। अच्छा, ये लाइन हो गई। फिर उसके बाद में इसमें क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। किसमें जो किसमें डिमेरिट्स थे जो ये आया है, तो जो पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप एक्ट, उसमें क्या बहुत सारे डिमेरिट्स थे, उसमें डिमेरिट्स थे, इस वजह से हम एलएलपी को लेके आए। अब मैंने ये लाइनें लिख दी, ये सफिशिएंट हो गई। अब मैंने लिखा डेफिनेशन, ठीक है, एलएलपी की। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वो पार्टनर जिनका की लिमिट लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर और बाय गारंटी, तो वो लोग क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उनको रजिस्टर होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंगली उन्हें रजिस्टर होना पड़ेगा। ये हो गया। अभी अब मुझे एडवांटेज लिखनी है, तो एडवांटेज मैं चार्ट के फॉर्म में लिख दूंगी, ठीक है। एडवांटेज कैसे, सबसे पहली चीज क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 1 2 3, ट्रांसफरेबल शेयर, फिफ्थ ट्रांसफरेबल होता है, और इसके साथ में इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे कि आपका लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन तो हो गया। फिर ठीक है, नेम अप्रूवल, मस्ट, 6, members also register, not liable to pay excess of from excess from liability फॉर पर्सनल यूज। तो ये चीजें हो गई हैं, ये चीजें ध्यान में रखने वाली जरूरत है। अब इसको क्या है, आपको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब कर दोगे तो ये आपके एडवांटेजेस बन जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर एंड एम्प्लॉय। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपको यहाँ पे कैसे आंसर लिखना है पहले तो ये समझो। मान लो जैसे मैंने आंसर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है, ये कर रहा है। इन्होंने बोला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेस समझो, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो तभी आएगा समझ में। बेस क्या है, बेस ये है कि जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, तो मैंने यहाँ पे बोला आ, एक काम करो,
इसको ऐसे कर लो। देखो, मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स होती है। पहली चीज है कि आपका सोशल सोशल पर्सन, जितने भी सोशल पीपल्स हैं, अब उसमें कौन कौन आता है। एम्प्लॉय आता है, कस्टमर आते हैं, एनवायरनमेंट आता है, ठीक है, और गवर्नमेंट, और सोशल में कौन आता है। ये हो गए, वो हो गए। इसके अलावा ओनर भी आते हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग आते हैं, देखा जाए तो सोशल में तो सभी लोग आते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। किसके कंटेक्स्ट में लिखना है, एम्प्लॉय एंड कस्टमर के कंटेक्स्ट में लिखना है। देखो, जो एम्प्लॉय है उनके लिए आपको लिखना है कि उनको जो है बेटर एनवायरनमेंट मिले, ठीक है, तभी वो काम करना चाहेंगे। उनकी जो वेजेस है या रेमुनरेशन है, या फिर इसको एक काम करो, इसको सैलरी बोल दो, वो क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और कैसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है उनकी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो उनके टूवर्ड्स में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको हेल्थ की लिए जो है सिक्योरिटी मिल रही है तो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। हेल्थ कंपनसेशन लिख सकते हैं हम, ठीक है। और कैसे चीजें सही हो सकती हैं। हेल्थ हो गया, उसके बाद में और एम्प्लॉय क्या चाहता है, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इनको डिस्क्राइब आपने कर दिया। जब आपने इनको डिस्क्राइब कर दिया है तो फिर इसके बाद में क्या, अभी कस्टमर के हिसाब से क्या, कस्टमर क्या चाहता है, बेटर प्रोडक्ट मिल पाए उन्हें, और बेटर प्रोडक्ट, फेयर प्राइस हो, और क्या, और उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पाए। उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पाए। लाइक जैसे क्वालिटी का क्या मतलब है, मैंने बोला कि उनको कोई भी जो भी प्रोडक्ट मिले, ऐसा नहीं हो कि अगर मान लो खाने पीने का है तो वो क्या हो, वो उससे ठीक हो, ठीक है, मतलब मिलावटी नहीं हो। ओके, तो ये चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्वालिटी प्रोडक्ट मैं लिख देती हूँ। तो इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है। इसको आप थोड़ा सा और बड़ा लिखोगे, एग्जाम्पल यूज करोगे। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मेजर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट एंड डिटर्मिनेशन ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये कुछ आपने चार्ट पढ़ा होगा इस तरीके का। ऑप्टिमम यूनिट। देखो, इसमें क्या है, जैसे कि आप जैसे जैसे अपने प्रोडक्शन बढ़ाते हो, मान लो आपने प्रोडक्शन यहाँ पे रखा, ठीक है,
तो आपका क्या है, या इतना प्राइस डिसाइड हो गया, ठीक है, इतना प्राइस। अब देखो, अगर जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी को मतलब बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, मान लो यहाँ से लगा करके हमने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है, अब हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, आपका प्राइस क्या है, कम हो गया। लेकिन अगर देखो यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो थी वो कुछ इस तरीके से इनकर्ड होती है, कॉस्ट जो होती है आपकी, कॉस्ट यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है, कॉस्ट आपकी यहाँ पे कम हो गई है। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट कम हुई है यही आपका ऑप्टिमम लेवल है, आपको इसी जगह पे कॉस्ट खर्चा करनी है, ठीक, ये समझ में आया। ये बना करके आ जाना कल वाले एग्जाम में, सॉरी परसों वाले एग्जाम में। ये हो गया। फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया है पेशा, रोजगार, व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। अब सुनो क्वेश्चन को करने का तरीका, क्या बोला है, पेशा, रोजगार, व्यवसाय, ठीक है। पेशा मतलब वो जो, जिनके पास में क्या डिग्री होती है, सर्टिफिकेशन होता है, और उस इंस्टीट्यूट का जो है पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सीए, सीएस, सीएमए, ये क्या है, ये पेशेवर व्यक्ति हैं। इन ये क्या चार्ज करते हैं, ये फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। और इनको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है, इनको मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है, मेंबरशिप जो भी है, ठीक है, मेंबरशिप हो गया। और फिर उसके बाद में ये लोग क्या बिजनेस की तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, नहीं, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये चीजें हो गई। अब रोजगार का क्या मतलब है, जैसे आपको कहीं भी जॉब मिल गई, ठीक है, जॉब कैसी भी हो सकती है, जॉब में आपको क्या मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है। और उसके अलावा जॉब में क्या होता है, आपका जॉब में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मेडिकल अलाउंसेस हो गया, डीए हो गया, ये सारी चीजें मिलती हैं। फीस आपकी क्या फिक्स रहती है, नहीं रहती है, लेकिन सैलरी आपकी फिक्स रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। फीस आपको कम भी मिल सकती है लेकिन आपको सैलरी तो फिक्स मिलेगी। मेंबरशिप, यहाँ पे मेंबरशिप होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंबरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, मेंबरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी कार्ड चलता है। यहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है क्या, हाँ, यहाँ पे तो पड़ती है सर्टिफिकेट की जरूरत। और यहाँ पे आपको केवल जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर जो इंटरव्यू होते हैं उसको क्लियर करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो कंडक्ट, मतलब वो जब कंडक्ट होंगे उसमें, और फिर उसके बाद में आपको क्या, जब तक लेबल नहीं मिलेगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, आपका बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने जो स्पेसिफिक कर रखा है ग्रेजुएशन, उसी उसके आगे भी आप कर सकते हो जॉब। अब व्यवसाय क्या, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो इसमें आपको क्या होगा, इनकम जनरेट नहीं होगी, इसमें आपको शेयरिंग के बेसिस पे काम मिलेगा, ठीक है, शेयरिंग के बेसिस पे काम मिलेगा। इसमें फिक्स्ड है क्या, नहीं, इसमें फ्लक्चुएटिंग है। मेंबरशिप की जरूरत नहीं, मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपका एक जो है इमेज क्रिएट होती है, यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, इमेज क्रिएट होती है। इसमें क्या आप बनाते हो, गुडविल बनाते हो। इसमें आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे इनकम नहीं मिलती है, आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। डिग्री रिक्वायर्ड है क्या, नहीं, कोई बिजनेस करने को बहुत ज्यादा डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, नो डिग्री रिक्वायर्ड। ये चीजें हो गई, ये समझ में आ गया। तो ये इसी तरीके से होगा, हम इसे क्या करेंगे, जैसे डिफरेंस थर्ड मतलब अमंग वाला, जैसे लाइक दिस, इस तरीके से। यहाँ लिखना बिजनेस, यहाँ लिखना प्रोफेशन, यहाँ लिखना एम्प्लॉय, और यहाँ पे डिफरेंस लिख देना, यहाँ पे लिख देना बेसिस ऑफ डिफरेंस। ये हो जाएगा आपका, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the prospectus challenge e-business in India? Explain with example the different e-commerce model. like जैसे e-commerce model आपको बताने हैं, ठीक है। अब देखो ई बिजनेस के बारे में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखा ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस मीनिंग लिखा। फिर आपने क्या लिखना है, पॉसिबिलिटी लिखना है, ठीक है। अब एक लाइन मेरे हिसाब से, मेरी मानो तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना, पॉसिबिलिटी इन इंडिया। अब यहाँ पे लिखना डिजिटल पेमेंट, और फिर यहाँ पे लिख देना यूनिक पेमेंट इंटरफेस भारत यूपीआई, भारत पे, ठीक है। ये इनिशिएटिव लिया गया था 2015 में, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था, इसके बारे में लिख करके आना। एक बार ईयर चेक कर लेना कितना है, 2015 ही है मेरे ख्याल से, शायद मैं चेक कर लेती हूँ, वेट अ मिनट। तो मैं क्या चेक कर रही थी, डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव इनिशिएटिव इन इंडिया, कैशलेस इंडिया, ओके। तो इन अ रिसेंट ईयर डिजिटल इनिशिएटिव हैव बीन ग्राउंड, ओके, इसमें डेट नहीं लिखी हुई है, भीम यूपीआई ओवरऑल। देखो ये चीज मुझे अच्छी लगी है, जैसे DPAW 2000 हर पेमेंट डिजिटल, ठीक है, ये मिशन लॉन्च करा गया है, ये मिशन लॉन्च करा गया है। तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो। और जो है इसका डेट आपको ही देखना पड़ेगा, कब लॉन्च हुआ था। मेरे ख्याल से 2015 में ही लॉन्च हुआ है ये चीजें, ठीक है। ये एक लाइन मुझे अच्छी लगी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टुडे लॉन्च द हर पेमेंट डिजिटल, इस तरीके का आप ये स्लोगन डाल सकते हो, जो कि मैंने गूगल से, आरबीआई की साइट से उठाया था। ये आप डाल सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपने पॉसिबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन करना है। आपको पॉसिबिलिटी को डिफाइन करना है अबाउट एक चार्ट के फॉर्म में डिफाइन करना है, जैसे कि मैंने बोला इजी, सेकंड एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। थर्ड 24/7, फोर्थ डिजिटल पेमेंट अलाउड, टाइम सेविंग सेव्ड, कॉस्ट सेव,
एफर्टलेस, एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जो कि मुझे याद आ रहे हैं, आपको जो याद है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने लिख दिया उसको, थोड़ा सा आपने किसमें करा, लॉन्ग में लिख दिया। ठीक है, लॉन्ग में लिख दिया तो ये आपका हो गया। अब चुनौतियां पूछ रहा है, चैलेंज। चैलेंज भी आपने अब लिख दिया, चैलेंज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉड एक्टिविटी भी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, और में भी हो सकता है आपका जो है डिजिटल चोरी हो जाती है। ठीक है, डिजिटल चोरी हो जाती है, डिजिटल चोरी हो सकती है। अनदर इज ओटीपी स्कैम हो सकता है, एक बार चेक कर लेना ओटीपी स्कैम क्या होता है। ठीक, ओटीपी स्कैम के अलावा जो है, इसके अलावा जो मुझे नजर आता है कि आपको गलत प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, और आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी, इसके बारे में भी पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक ये देखने को मिल रहा है कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए क्या, आपके पास में कुछ रेगुलेशंस भी हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके अनुसार अगर आप चलते हो तो भी आपके पास में ये सही है। और आरबीआई एक्ट तो इसके ऊपर है ही, ओमंडसमेंट स्कीम भी उसी के ऊपर है, फ्रॉड से बचने के लिए। और कंज्यूमर एक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली आप इन सारी चीजों को कम कर सकते हैं। तो आपने क्या, ये रेमेडीज में लिख करके आना। ठीक है, ये रेमेडीज में लिख करके आना। अब ये पूछ रहा है ई बिजनेस मॉडल। अब इस ई बिजनेस मॉडल बहुत तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पे लिखना ई बिजनेस मॉडल। देखो, अगर बिजनेस मॉडल पूछता तो हम सिंपली बता देते मोड़ तार बिजनेस होता है, और उसके अलावा और भी तरीके के। लेकिन ई बिजनेस मॉडल ये आपसे पूछ रहा है, तो ई बिजनेस मॉडल में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो सकते हैं उसी तरीके से दिखाओगे आप। ठीक है, अब ई बिजनेस मॉडल के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और सर्च कर लेना चाहिए, जो भी मुझे बहुत अच्छा अगर चार्ट मिल जाता है तो उस हिसाब से मैं बता देती हूँ। वेट अ सेकेंड। जैसे कि अगर मान लो आपको ई बिजनेस मॉडल अगर मिलता है, तो आप लोग ई बिजनेस मॉडल को आ, ऐसे राउंड वाला चार्ट बना करके आना। ठीक है, राउंड वाला चार्ट कि परफेक्टली मुझे चार्ट मिल गया, कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट अवेलेबल हैं। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि आपका जो सप्लायर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, वो वेबसाइट एक होती है, वहां पे मेंशन होता है कि आप कौन से सप्लायर से ले रहे हो। ठीक है, सप्लायर कौन होगा, वेबसाइट। और वेबसाइट में बहुत सारे बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, सेलर सप्लायर से, सप्लायर जो बिजनेस को दिया, बिजनेस जो है वो वेबसाइट को दिया, और वेबसाइट जो है वो आपके एजेंट्स को पकड़ेगा, और एजेंट से क्या कराएगा, डिलीवरी कराएगा, किसको देगा, कस्टमर को देगा। एक तो ये मुझे दिखा है जो कि ये बिजनेस मॉडल के हिसाब से ठीक है। और दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, और
C2B, ये इनके फुल फॉर्म्स देख लो। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस। ये चीजें हैं, अब ध्यान दो जरा। ये किस तरीके से काम करती है, मान लो जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, बी टू बी का एग्जांपल क्या दूंगी, जैसे कि मान लो बी टू बी ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए ना, तो जैसे कि अगर OLX का नाम सुना है, यहाँ पे OLX को ना रखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बी टू बी में और किन का नाम मैं ले सकती हूँ, Amazon, लेकिन इसको थोड़ा रोक करके रखो, बाकी के एग्जाम्पल देखो। देखो B2C का एग्जाम्पल कैसा हो गया, Amazon, ठीक है। C2C OLX, C2B कस्टमर से बिजनेस, ये कौन लोग हैं, ये गूगल है, यूट्यूब है, मतलब कि इनको बिजनेस वालों को कस्टमर जो है बिजनेस देते हैं, ठीक है। गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या हो गए, ये एग्जाम्पल है, या फेसबुक हो गया, ये कैसे है कस्टमर टू बिजनेस। OLX जैसे कस्टमर टू कस्टमर, B2C इज फॉर Amazon, और यहाँ B2B में मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको ले सकते हो, जो अभी यहाँ पे आया है शॉप्सी आया है, इसमें क्या है कि इसमें बिजनेस टू बिजनेस भी आ रहा है, कि मतलब आपको अगर बिजनेस करना है तो आप व्हाट्सएप स्टेटस करके और फिर उससे कर सकते हो, वो जो बिजनेस आया है वहां पे वैसे हो जाता है। और अमेजोन सेल भी करके है, वो भी आ जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया आपके ई कॉमर्स बिजनेस के, ठीक है, ई कॉमर्स मॉडल के। अगर ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस देखा जाए तो उसमें भी यही वाले यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the prospect of the challenge of e-business in India, explain the item different e-commerce model। तो ये वाला तो हमारा हो गया है। अब क्या, what are the feature of one person company, explain the various steps to incorporation of OPC। क्वेश्चन नंबर 4 इज इजी। OPC के बारे में आपको क्या मालूम है, OPC यहाँ पे कौन है, एक ही पर्सन होता है, और एक पर्सन होने के साथ साथ ये क्या है, नॉमिनी, एक जो मतलब जो ओनर होता है, ओनर वो नॉमिनी एक चूज करता है, और अगर उसके ओनर की कभी मान लो डेथ हो जाए तो जो नॉमिनी होता है वो ओनर बन जाता है। और जो नॉमिनी होता है उसको क्या, अगर मान लो इसे नॉमिनी की डेथ हो गई तो ओनर अगर अभी जिंदा है तो उसको 6 महीने मिलते हैं, वो रजिस्टर्ड करा सकता है अपने ओनर को, ठीक है। और अगर मान लो जो नॉमिनी है वो अपनी OPC, अगर उसकी दूसरी कंपनी खुली है और उसमें वो ओनर है, ठीक है, तो वो ओनर रह सकता है, ठीक है, वो ओनर रह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वो नॉमिनी है, यहाँ ओनर है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसने जो नॉमिनी डिसाइड करा है इसकी डेथ हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ओनर बन जाएगा, ठीक है, ये जो नॉमिनी है वो यहाँ पे ओनर बन जाएगा। ये समझ में आया। और दूसरी चीज है, एक चीज और भी मैं बताती रहती हूँ हमेशा, 50%, 50%, 50 लाख इसको लिख लो, ठीक, 50%, 2 कोका। क्या बता रही है मैम, ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो 50 लाख रुपए अगर आपको OPC से कन्वर्जन कराना है इनटू प्राइवेट फर्म, ठीक, प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी की एक शर्त होती है, आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर हो जाए, और जो आपकी रिसिट है वो
50 लाख रुपए तक, मतलब जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो 50 लाख के अगर ऊपर हो गया, या फिर और जो सेल है वो 2 करोड़ के ऊपर हो गई है, तो आप प्राइवेट में कन्वर्जन करा सकते हो, ठीक है। अगर ओपीसी फॉर्म हुई है तो 2 साल तक आप जो है कन्वर्जन नहीं करा सकते थे, ठीक है। और आप कभी कराओगे जब आपका 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। ये समझ में आया। लेकिन 2000 अभी बता रहे 2021 में, 2021 की जून में ये अमेंडमेंट आया था कि आप जो 2 साल की लिमिट है, जिसमें कि आप कन्वर्जन करा सकते थे, किसमें, ओपीसी में, वो समाप्त कर दी गई है। अब आपका अगर 50 लाख या 2 करोड़ से जो ज्यादा का है वो टर्नओवर हो जाता है और प्रॉफिट 50 लाख के ऊपर हो जाता है, तो आप कभी भी प्राइवेट में कन्वर्जन करा सकते हो। क्लियर। Question number 5. Discuss the function of commodity market in India. Differentiate between commodity market and stock market. वस्तु बाजार और स्कंद बाजार के बीच में अंतर बताएं, वस्तु के कार्यों का व्याख्या करें। तो आपको सिंपल सेबी के सारे रूल लिख देने हैं। सेबी का एक्ट कितना, 1988। इसका गठन कब हुआ था, 1992, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब क्या है, सेबी के बारे में आपको क्या बताना है कि स्टॉक मार्केट जो है, आपका मार्केट, आपका पहले तो एक तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट आएगा। स्टॉक मार्केट कितने तरीके का हो सकता है, या तो प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा, ठीक है। या तो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा। अगर प्राइमरी होता है तो आपका क्या खरीद फरोख्त क्या होगी, फर्स्ट टाइम होगी बाय द वे ऑफ आईपीओ। यहाँ पे क्या से, केपीओ, सॉरी एफपीओ। केपीओ नाम का तो कुछ होता ही नहीं है। एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, ठीक है। कॉमोडिटी मार्केट कैसी होती है, जहां पे कॉमोडिटी मिलती है। अब ये क्या होता है मैडम, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बता रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमोडिटी मार्केट में जो होता है, आपका गोल्ड हो गया फिजिकल फॉर्म में ना, सिल्वर हो गया, और कुछ भी अगर यहाँ पे खरीद बेच सकते हो तो वो भी खरीद बेच लेना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आपको डिफरेंस बताना है कि इसके बीच में क्या अंतर है। तो जो वस्तु बाजार है वो स्टॉक मार्केट के अंतर्गत नहीं आता, आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, how do government and business influence each other? What are the factors determine the wages rate in any organization in India? Explain करना है आपको। यहाँ पे क्या आप बताओगे, गवर्नमेंट एंड बिजनेस इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है। गवर्नमेंट एंड बिजनेस इन्फ्लुएंस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये किस कंटेक्स्ट में बात कही जा रही है, पहले तो ये समझो। मैंने बोला कि जो बिजनेस है और जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, किसके कंटेक्स्ट में बात कही जा रही है, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ये बात कही जा रही है। इकोनॉमी, अगर बिजनेस ग्रो होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने बोला कि कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने नॉर्म्स में कुछ भी अगर हेर फेर या फिर मान लो जैसे कि कुछ भी बदलाव करती हैं, तो यहाँ पे बिजनेस इफेक्ट करेगा। अगर बिजनेस इफेक्ट कर रहा है तो इकोनॉमी की ओवरऑल जीडीपी इफेक्ट कर रही है, ठीक। अब अगर बिजनेस इफेक्ट कर रहा है और अगर बिजनेस ज्यादा अच्छा ग्रो हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कैसे इफेक्ट कर सकता है,
बाय द वे ऑफ, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका टैक्स से संबंध है। टैक्स कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में सिंपली, जब आप बिजनेस करोगे तो आपका इनकम जनरेट होगा, इनकम के ऊपर आप लगाओगे इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स आपका जाता है बाय द वे ऑफ बिजनेस, बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जिसको हम शॉर्ट में पीजीबीपी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट टैक्स में किस तरीके से, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के बाय द वे ऑफ मतलब मान लो से जितना भी आपका टर्नओवर महीने का हो रहा है उस हिसाब से आप टैक्स देते रहो। ठीक है, वो चीजें हैं जो कि इफेक्ट कर रही है। अब देखो लिटरली अगर मैं बताऊं तो मुझे आज पता चला कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा है, सिलेबस इनका अच्छा है, और जो लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी भी नहीं सोचा कि इतना अच्छा जो है एजुकेशन पैटर्न हो सकता है। सारी चीजें कवर हो रही है इस 3 घंटे में, सारी की सारी चीजें कवर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि एग्जामिनर ने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सोचते थे कुछ इम्पोर्टेंट आ जाएगा, तो मुझे मालूम चला आज की डेट में कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। लिटरली बता रही हूँ मैं, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करा इस चीज को सोचने का। Rationalization is not unmixed blessing. Examine the statement the light of the benefit and danger of the rationalization. What are the important element of automation? देखो इसमें क्या है, ऑटोमेशन के बारे में ये चीज कही जा रही है। इन्होंने बोला है रेशनलाइजेशन इज नॉट अ अनमिक्स ब्लेसिंग। अब हमें जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो हम हिंदी पढ़ लेंगे। ठीक है, विकेंद्रीकरण कोई अमिश्रित वरदान नहीं है। विकेंद्रीकरण के लाभ और खतरे के बारे में समीक्षा कीजिए। स्वचालन के प्रमुख तत्व बताइए। अब विकेंद्रीकरण है क्या, पहले तो ये समझो। विकेंद्रीकरण को हम क्या बोल रहे हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, सॉरी विवेकीकरण लिखा हुआ है, सॉरी रेशनलाइजेशन बोल रहे हैं हम इसको। रेशनलाइजेशन का पहले तो मतलब समझो। मान लो किसी भी कस्टमर को अगर कुछ भी खरीदना है, ठीक है, किसी भी कस्टमर कुछ भी खरीदना है तो वो क्या अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। 100 रुपए का है तो वो बोलेगा 80 रुपए का दे दो, ये उसका क्या विवेक होता है। लेकिन उसके कह रहे हैं कि कुछ डिफिकल्टीज बताइए। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि इसके कुछ एडवांटेज बताइए। ये चीज इन्होंने बोली है, आपको ये चीज बतानी है। और स्वचालन के ऑटोमेशन, ठीक है, और ऑटोमेशन पूछ रहे हो, डिफाइन करना है ऑटोमेशन। तो मेरे हिसाब से जब आप रेशनलाइजेशन का मीनिंग दिखाइए, डिफिकल्टीज दिखाइए, एडवांटेज दिखाइए, और ऑटोमेशन के बारे में सिंपली, ये बिजनेस ऑटोमेशंस कुछ होते हैं कि जो बिजनेस ऑटोमेटिकली वर्क करते रहते हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर बोलूं एआई, एआई इज अ ऑटोमेशन प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस में ऑटोमेशन चलता रहता है इसका, ये खुद से काम करते हैं। ये कुछ ऑटोमेशंस होते हैं। ऑटोमेशन की स्ट्रैटेजी होती है, अगर वो आप पढ़ लीजिएगा तो वो डिफाइन कर दीजिएगा, जो मैंने बताई भी थी कि ऑटोमेशन में आपका ऑटोमेटिकली काम होता है। अब जैसे कि आप मशीनें ले आए तो यहाँ बिजनेस में ऑटोमेशन हो गया। ठीक है, वो चीज है स्ट्रेटजी में। Question number 8. Critically examine the various types of business combination. Also utility of business such a combination. इन्होंने ये बोला है कि आलोचना बतानी है व्यवसायिक संयोजन की, और उपयोगिता भी बतानी है आपको। इन्होंने ये बोला है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हमें मालूम है कितने तरीके का हो सकता है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और कैसे मिक्स्ड।
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल को और क्या बोल सकते हैं, फ्लैट। वर्टिकल को वर्टिकल 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 ही रहेगा, ठीक है। तो वर्टिकल किस तरीके का हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन, लाइक जैसे कि बिजनेस में यहाँ पे इसको ले लो, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये वर्टिकल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल को कैसे ले सकते हो, मान लो इसे डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट और फिर इनका कॉम्बिनेशन एक यहाँ पे सेम नेचर में है और अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सेम नेचर का है कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। और मिक्स्ड में क्या है, वर्टिकल भी है और आपका मिक्स्ड भी है, वो चीजें मिक्स्ड में आ गई। लेकिन कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी क्या पूछ रहा है, आपका बिजनेस कभी भी एक तरीके से काम नहीं कर सकता है, आपको अलग अलग तरीके से उसको रखना पड़ता है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन वो चीजें हो गई। आपको इसके अब डिसएडवांटेज बताने हैं, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में रखने पे आपका जो एक बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत होती है, जो कि हमेशा नहीं, और जरूरी नहीं कि आपका कोई भी बिजनेस कॉम्बिनेशन हमेशा सक्सेस कर जाए। इस तरीके से आपको डिसएडवांटेज बतानी है। Next question, enumerate the common feature of organization structure, explain the major type of organization and principle to govern it। इन्होंने बोला है कि इनको जो है सामान्य विशेषताएं बताइए, संगठन की सामान्य विशेषताएं और शासित करने वाले सिद्धांत बताइए। ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं, डेलीगेशन अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये हो गया। और क्या हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, ठीक है, अभी इतना ही लेकर के चलते हैं हम। और कंट्रोलिंग, लीडरशिप, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें जिसको कि आपको डिफाइन करना रहेगा। फिर उसके बाद में सिंगल मेथड ऑफ क्रिएटिंग डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल मेथड कौन सा है, इस देयर, अगर कोई है तो कमेंट कीजिए, एक्सप्लेन करिए इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है, मान लो जैसे कि कोई भी एक बॉस है, ठीक है, वो सबको कमांड कर रहा है, ठीक है, वो चीज हो गई डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक कोई बॉस है, वो सबको एक ही केंद्र में, अब यहाँ पे ये क्या है, ये सबको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सबको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी लोग होंगे जिनको यहाँ पे और भी मैनेज करना होगा। सेंट्रलाइजेशन क्या है कि यहाँ पे जो भी अथॉरिटी है सिर्फ उन्हीं को जवाब देना है और किसी को जवाब नहीं देना है। इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ना पड़ेगा, इसी के साथ में क्लब अप करके लिखना। ओके, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने डिसेंट्रलाइजेशन का बैरियर बता देना है कि क्यों डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10th वाला थोड़ा ट्रिकी है मेरे अकॉर्डिंगली, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक है। तो ये आपका पूरा 75 मार्क्स का हो गया। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा बैच ऑनगोइंग था जो कि चल रहा था, ठीक है, सारथी बैच चल रहा है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हो और यूट्यूब के जो रिवीजन सेशन है उससे भी जुड़ सकते हो। आज हम लोग ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी है। आप को क्या करना है, सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करके जाना है और अपना पेपर अच्छा करके आना है। और ये प्री वाई क्यू के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इतने क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं तो इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, बाकी सारी चीजें ऐसी ही होती हैं। तो हमने अप्रोक्स आज पूरी बुक को पढ़ लिया, बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो 10 क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल आपकी बुक के एज इट इज थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। और अब इसके बाद में अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है स्पेसिफिक जो समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करो, मुझसे पूछो, डाउट पूछो मुझसे,
ठीक है, और एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ये PYQ अपलोड कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच।